हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में संसद की संरचना के बारे में। संसद की संरचना में अभी हाल ही में जो संशोधन हुए उनमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला है, जिसमें 104वां संविधान संशोधन 2020 और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जो संसद का जो स्ट्रक्चर सामने निकल कर आया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस विषय पर चर्चा के संबंध में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करेंगे कि 104वां संविधान संशोधन क्या था, यानी कि 104वां संविधान संशोधन के बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334, भारतीय संविधान यानी कि हमें 104वां संविधान संशोधन समझने के लिए दो अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 334 और अनुच्छेद 331 को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 334 की बात करें तो ST SC व आंग्ल भारतीय के मनोनयन की अवधि को बताता है। जो 334 जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 334 जो है ST SC और आंग्ल भारतीय के मनोनयन की अवधि को बताता है। संविधान शुरू होने से यह अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई थी और इसे आगे बढ़ाते गए और लेटेस्ट 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 है, जिसके माध्यम से ST SC के लिए लोकसभा में स्थानों के आरक्षण की अवधि को संविधान शुरू होने की तिथि से 80 वर्ष यानी कि 2030 तक के लिए कर दिया गया है, जबकि मनोनयन की अवधि का प्रावधान समाप्त कर दिया गया, यानी इन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया। तो ST SC की बात करें तो इनकी अवधि जो 2020 से 2030 कर दी गई है, यानी कि 80 वर्ष तक अभी वर्तमान में कर दी गई है। तो और जो दो एंग्लो इंडियन का प्रावधान करते थे। और अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 331 के बारे में। तो अनुच्छेद 331 कहता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत संसद के लिए नामित किया गया। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। 2 सदस्यों को नामित किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा वह नामित होंगे। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 334 के तहत ST SC की अवधि को तो बढ़ाया गया है, परंतु जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस का जो मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था उसकी अवधि को आगे न बढ़ाता हुए इसे समाप्त कर दिया गया। अर्थात अनुच्छेद 331 का वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपने 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम आगे बात करें संसद के स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि इन और एक जो 370 के अनुच्छेद 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था, उसके बाद जो वो दर्जा जो विशेष दर्जा था वह समाप्त किया गया। उसके बाद जो स्ट्रक्चर सामने निकल कर आता है, यानी कि इन 2 कानूनों के बाद जो संसद का जो स्ट्रक्चर सामने निकल कर आता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब हम बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो और विश्व स्तर पर 2 शासन प्रणाली या मूलतः प्रचलन में है। पहला हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा हो जाएगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली का आदर्श उदाहरण हमें ब्रिटेन में देखने को मिलता है, और वहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो आदर्श उदाहरण है हमें वो संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो यहाँ 2 सदन, दोहरी कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का सह अस्तित्व, कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है आदि इनकी संसदीय शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है। और अब हम बात करेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो इसका आदर्श उदाहरण हमें संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि कार्यपालिका व विधायिका का पृथक्करण होता है, यानी कि दोनों ही अलग अलग है। कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग है। कार्यपालिका की बात करें जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो विधायिका से पूरी तरह पृथक होता है, ना वह अमेरिका की विधायिका का सदस्य होता है और ना ही इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इस प्रकार हमने संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को समझा। अब हम आगे बात करते हैं संसद के स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद
79 प्रावधान करता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि 3 अंगों से मिलकर बनेगी, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अब हम बात करें संसद, राष्ट्रपति जो संसद का अभिन्न अंग है या नहीं है, तो जहाँ विधान बनाने में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी विधेयक तभी कानून का रूप लेता है जबकि उसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है या उनका हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक कानून का रूप लेता है। यानी कि पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर के बाद ही वह एक कानून का रूप लेगा। और फिर देखें तो वह राष्ट्रपति जो संसद की संरचना में मनोनयन से लेकर राष्ट्रपति अपने विशेष अभिभाषण के माध्यम से संसद में अपनी भूमिका को निभाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। अब हम आगे बढ़ते हैं लोकसभा के और राज्यसभा की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है संसद में राज्यों का प्रतिनिधि सदन है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसका अर्थ है कि केंद्र व राज्य दोनों प्रकार की सरकारों का सह अस्तित्व है और दोनों के मध्य शक्तियों का एक स्पष्ट विभाजन स्पष्ट रूप से संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में किया गया है। तो अब हम बात करते हैं राज्यसभा के जो स्ट्रक्चर की ओर, जो कि वर्तमान में, अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो वर्तमान में प्रासंगिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा की बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या जो है 250 है, जिसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है। यानी कि भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने यह देखा कि एक बौद्धिक वर्ग ऐसा भी है जो कि चुनाव जीतकर चुनाव में भागीदारी नहीं कर सकता, तो यानी कि उनका जो चुनाव जीतकर भागीदारी नहीं करा थोड़ा कठिन है। तो इस परिस्थिति को देखने के लिए ऐसी परिस्थिति में प्रतिनिधित्व को एक व्यापक करने के उद्देश्य से मनोनयन की व्यवस्था को संविधान में स्थान दिया गया, जिसके तहत भारतीय राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। साथ ही साथ 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी कि 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जो कि चुनाव जो विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी मत पद्धति से किया जाता है। इनका चुनाव किससे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी मत पद्धति से चुनाव होता है। निर्वाचित सदस्यों में केंद्र और राज्यों में सीटों का आवंटन देखें तो राज्यों से 230 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 8 सदस्य जो कि हैं संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक सदस्य संख्या, जिस पर एक्चुअल में अभी चुनाव होते हैं, अभी जो एक्चुअल सीटिंग मेंबर हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो राज्यसभा में 245 सीटें हैं जिस पर अभी वर्तमान में चुनाव होते हैं, जिसमें से 225 राज्य से तथा 8 सीटें हैं जो कि संघ राज्य क्षेत्र से आती है। तो कुल मिलाकर 233 सदस्य अभी वर्तमान में निर्वाचित होते हैं तथा 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से, तो इसमें से दिल्ली के लिए 3 सीटें हैं, पुदुचेरी के लिए 1 और जम्मू कश्मीर के लिए 4 सीटें आवंटित की गई हैं। पहले जो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 4 सीटें आवंटित की गई थी, यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली के लिए 3 और पुदुचेरी के लिए 1। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। परंतु विधानसभा की व्यवस्था केवल जम्मू कश्मीर के लिए की गई, लेकिन जम्मू कश्मीर की राज्य की जो 4 सीटें थी, जम्मू कश्मीर राज्य की 4 राज्यसभा जो सीटें थी वो जम्मू कश्मीर राज्य को अलॉट कर दी गई हैं। और राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर होता है और हर राज्य के लिए सीटों का आवंटन 4वीं अनुसूची में लिस्ट किया गया है। अतः इन 2 कानूनों से पहले की जो स्थिति थी उसमें जो था कि वास्तविक सदस्य संख्या जो थी 245 थी, जिसमें से 233 निर्वाचित होते थे तथा 12 मनोनीत होते थे। 233 में से बात करें तो राज्य के लिए
29 सीटें आवंटित की गई थी तथा संघराज्य क्षेत्रों के लिए 4 सीटें आवंटित की गई तथा इस कानून के बाद जो जम्मू कश्मीर राज्य की 4 सीटें इधर आ गई तो 225 राज्य के लिए हो गई और संघराज्य क्षेत्र के लिए 8 हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं लोकसभा की ओर। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 550। वर्तमान में अधिकतम सदस्य संख्या 550 है, जिसमें से 524 सीटें राज्य से आती है तथा 26 सीटें जो कि संघराज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से ली जाती है। अब हम बात करें वर्तमान स्ट्रक्चर की बात करें तो वर्तमान स्ट्रक्चर में 543 सीटों पे वर्तमान में चुनाव होते हैं, जिसमें से राज्य के लिए 524 और 19 सीटें संघ राज्य क्षेत्रों से आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में जो अपडेट जो लोकसभा का स्ट्रक्चर है वो क्या है। अब हम पुराने जो इस 2 कानूनों से पहले जो स्ट्रक्चर था लोकसभा का उस पर चर्चा करते हैं। पुराने स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें अधिकतम सदस्य संख्या जो कि 552 थी, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते थे, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से निर्वाचित होते थे तथा 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जैसे जो एंग्लो इंडियन क्या थे, जो कि ऐसे यूरोपीय लोग जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वापस नहीं गए, भारत में ही निवास बना लिया, या फिर बात करें तो ऐसे दंपति जिसमें से एक यूरोपीय या एक इंडियन है और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा दिखाकर उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली, तो उनके लिए 2 सीटें नाम मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जो प्रावधान 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। तो वास्तविक अधिकतम सदस्य संख्या की बात कर ली। अब हम बात करते हैं वास्तविक सदस्य संख्या। तो वास्तविक सदस्य संख्या जो थी 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियंस, है ना। तो अब हम बात करें तो राज्य के लिए इनमें से 530 सदस्य निर्वाचित होते थे और संघराज्य क्षेत्र से 13 सदस्य निर्वाचित होते थे और 2 एंग्लो इंडियन। तो और इस प्रकार बात करें तो जो संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान में जो हैं वो स्ट्रक्चर में देखें तो 19 सदस्य हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और पहले वाले स्ट्रक्चर में देखें तो उसमें क्या था कि 13 सदस्य होते थे। तो जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र की जो 6 जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जो 5 तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो सीट है और 1 सीट है लद्दाख की, तो इनकी जो लोकसभा सीटें हैं वह अब संघ राज्य क्षेत्र में गिनी जाएगी। तो इस प्रकार 13 प्लस 6 19 सीटें जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से आती है और एंग्लो इंडियंस का जो प्रावधान था अभी ख़त्म कर दिया गया। तो इस प्रकार टोटल बात करें तो हम 543 सदस्य जो कि वर्तमान में चुने जाते हैं, जिनका वर्तमान में अभी चुनाव होता है।